हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के पास्ट ईयर पेपर्स और आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2012 यूजीसी नेट पेपर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन का वर्ड है जो किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेट से, और इसका मीनिंग क्या होता है, टू इम्पार्ट, शेयर एंड मेक समथिंग कॉमन। 14th और 15th सेंचुरीज में इसका यूज इंग्लिश लैंग्वेज में होने लगा और ये किससे रिलेट करता है, कम्युनिटी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Chinese cultural revolution leader Mao Zedong used a type of communication to talk to the masses and it is known as mass line communication. Mass line communication is the political, organizational and leadership methods. Next question is conversing with the spirits and ancestors is termed as transpersonal communication. Intrapersonal communication is talking to himself or herself. Interpersonal communication is communication between two persons. And the last, face-to-face communication is when one person standing in front of the other. The largest circulated daily newspaper among the following is Times of India. अगर हम इन चारों में से देखें तो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड कौन सा है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1938 में स्टार्ट हुआ था और इसका इनिशियल नेम क्या था, बॉम्बे टाइम्स। और अगर हम आज की बात करें तो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर कौन सा है, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर का ओरिजिन कब हुआ था, 1956 में भोपाल में हुआ था और दैनिक जागरण का हुआ था 1942 कानपुर में हुआ था। सो अगर आपको ऑप्शंस में दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर आ जाएं तो आप दैनिक भास्कर को लगाओगे और इसके बाद दैनिक जागरण। अगर यही सेम ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया को लगाओगे। ये दोनों हिंदी में है और ये है इंग्लिश में। यूजीसी नेट में मोस्ट ऑफ जो है पास्ट ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। द पायोनियर ऑफ साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज, फर्स्ट टाइम साइलेंट फीचर फिल्म इंडिया में किसने बनाई थी, दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। 1912 में उन्होंने इंडिया में कौन सी मूवी बनाई थी, श्री पुंजालिक, ये मराठी मूवी थी। और इसके बाद इन्होंने क्या बनाई थी, 1913 में राजा हरिश्चंद्र मूवी, ये भी साइलेंट फीचर फिल्म थी। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्यूटेनमेंट। एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट मीन्स एड्यूटेनमेंट। द मिसिंग नंबर इन द सीरीज इज, तो ये सीरीज कैसे बन रही है, फर्स्ट इज 0 मीन्स 0 into 1 into 2 is equals to 0. Next is 1 2 3 equal to 6, then 2 3 4 equal to 24, 3 4 5 equal to 60, 4 5 6 equal to 120, 5 6 7 इक्वल टू 210। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स हैविंग अ मेजॉरिटी ऑफ बॉयज इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो हमें 7 मेंबर्स का ग्रुप बनाना है जिसमें मेजॉरिटी किसकी रहेगी, बॉयज की रहेगी। तो इसको हम पहले प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप कौन से बनेंगे, 6 बॉयज 1 गर्ल, 5 बॉयज 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज 3 गर्ल्स। इसके बाद बॉयज की मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो इसमें 3 ही ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया है, 6 आउट ऑफ 6 मीन्स दिस इज n and this value is r.
तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के कौन कौन सी फॉर्म्स बन जाएंगी, 6n 6 कॉम्बिनेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 5 आउट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आउट ऑफ 4 प्लस 4 आउट ऑफ 6 प्लस 3 आउट ऑफ 4। तो इसको सॉल्व करने का मेथड में हम सबसे सिंपली यूज करेंगे, क्या होता है कि अगर हमारे पास टर्म है NCR, ये हमारी क्या है NCR टर्म है, और अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या है 0 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, और अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n। व्हेन डिफरेंस इज 1 देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा n। और जब हमारे r की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा n। तो फर्स्ट में डिफरेंस है 0 तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे r की वैल्यू 1 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी n यानी कि 4। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस कितना है 1 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी n यानी कि 6, और इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस ये इसमें डिफरेंस कितना है 1 है तो यहाँ पर भी 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो हम इसको 2 इनके डिफरेंस के हिसाब 2 तक हम इसको फैक्टोरियल करेंगे, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, और इसको करेंगे 4 तक, 6 5 4 3 डिवाइड बाय 4 3 2 1। सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। 4 प्लस 36 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा रिपीट नहीं होते क्योंकि बहुत कम हो चुके हैं, पहले ये ज़्यादा आते थे, लेकिन फिर भी अगर ये रिपीट हो जाए तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप इज 40, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मेंबर्स, फर्स्ट 10 मेंबर्स का एवरेज कितना है हमारे पास 4.5 है, तो हम इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 45, और सेकंड क्या है 30 मेंबर्स का एवरेज कितना है 3.5 है, तो हम यहाँ पे भी इसका फाइंड आउट कर लेंगे, सम कितना आ जाएगा 105, और इन दोनों का टोटल कितना आ गया 45 प्लस 105, और कंप्लीटली का हमें एवरेज ऑफ द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं 40 हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL MOHAN, तो हम देख लेते हैं ये कैसे आया है। ये आ जाएगा KLMNOFGHYZALMN। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे -2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देन काउंट को हम कैसे लिख सकते हैं AMSLR ABCMNO STULMN RST, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज A and B is 50. 5 years ago their ratio is 5:3. The present age of A and B is, अभी अगर देखें हमारे पास प्रेजेंट एज अगर हमारे पास कुछ भी है मान लीजिए तो 5 years पहले उनकी एज कितनी होगी, उनकी एज का सम कितना हो जाएगा 10 years हम लेस कर देंगे। सपोज A की एज है 25, B की एज है 25, तो आज उनका सम कितना हो गया 50, और 5 years बैक कितना हो जाएगी इनकी एज 20 प्लस 20 इक्वल टू 40, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 10 years का आ गया।
तो जैसे अगर आज हमारे पास 50 का सम है तो 5 years बैक उनका सम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, राइट। अगर उनका सम है, टोटल सम ऑफ देयर एज इज 40 और रेशो है 5:3, तो उनकी एज क्या आ जाएगी, 5 years बैक ए की एज कितनी आ जाएगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया है 25 और दूसरे की एज कितनी आ जाएगी, 15। तो आफ्टर 5 years कितनी आ गई, 30 और 20। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज, 30 and 20। Let A means minus, B means multiply, C means divide and D means plus। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 90 plus 9 minus 29 divide by 10 and multiply by 2। तो क्या आ जाएगा, 99 minus 29, 70 divide by 10 multiply by 2 is equals to 14। इसमें क्या है, हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर assertion 1 and assertion 2 and select the right code given below। assertion 1 क्या है, even the bank lockers are not safe, thieves can break them and take away your wealth, however thieves cannot go to heaven, so you should keep your wealth in heaven। सो इसको रीड करके ही पता चल रहा है कि जब हम ये बोलते हैं कि यू शुड कीप योर वेल्थ इन हेवन, तो ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है। assertion 1 is an argument and assertion 2 is the difference in skin color is of living beings is due to the distance from the sun and not because of some permanent traits। skin color is the result of body's reaction to the sun and its rays। ये क्या है, ये हमारे एक एक्सप्लेन किया गया है, दीज आर द एक्सप्लेनेशन। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, assertion 1 is an argument and but assertion 2 is not। option B is correct। next question, by which of the following preposition some men are not honest is contradicted। तो इसका आ जाएगा, some men are not honest means some men are honest, ये तो इससे रिलेट हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। no men are honest, ये भी इसके रिलेटेड ही हो जाएगा। ये भी हो सकता है ना कि कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, बट all men are honest, ये क्या है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज sometimes true sometimes false। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या है, जो कोई भी अपनी डेफिनेशन दे देता है। डेफिनेशन दैट इज स्टिपुलेटेड बाय समवन दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूसेज, राइट। तो ये क्या है, ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द कोड्स टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। एग्जामिनर, एग्जामिनी, प्लेडर, क्लाइंट, देन प्रिसेप्टर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिसिपल। हियर द सेकेंड टर्म इज बीइंग सुपरवाइज्ड और फैसिलिटेटेड बाय द फर्स्ट टर्म, सो द आंसर इज डिसिपल। इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट is to taken to be true, then which one of the following pair of statement can be claimed to be true। सो इसको हम रीड करते हैं। इसका मीनिंग क्या निकलता है, ऑल ओबीडियंट पर्सन्स आर स्टूडेंट्स, नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, नो सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, यस सम स्टूडेंट्स आर नॉट ओबीडियंट। नॉट ओबीडियंट मीन्स ओबीडियंट, सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 4 दोनों ट्रू हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट कोड, अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्लेम्स दैट। सो इसमें हम अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन को रीड करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, द कंक्लूजन डजंट क्लेम समथिंग more than that is contained in the premises
ये भी उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रीमाइस और प्रीमाइसिस कंक्लूसिवली। इफ द कंक्लूजन इज फॉल्स देन प्रीमाइस एंड प्रीमाइसिस मे बी इधर ट्रू और फॉल्स, नहीं ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है इफ प्रीमाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमाइसिस इज और आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, ये भी उसमें कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए इसलिए आ जाएगा क्योंकि 4 को तो इन्होंने इसमें कोड्स में इंक्लूड ही नहीं किया है, ठीक है। तो 1 और 2 किस में कवर हो रहे हैं? ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड आंसर्स टू द क्वेश्चंस 19 to 24 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 100 है। तो उसमें सोशल सर्विसेज पे गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंस किया है उसकी हमें लिस्ट दी हुई है ईयर वाइज। तो इसमें हम इसको चार्ट को रीड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखेंगे। हाउ मेनी एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विसेज हैव शोन द expenditure to be less than 5% of the total expenditure incurred on social services in 2008 और 9। 2008-9 में हम देखेंगे कि जो ऑप्शंस में दिए हुए हमें, ऑप्शंस में क्या बोला इन्होंने? एक्सपेंडिचर टू बी लेस देन 5% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सोशल सर्विसेज। 5% से कम कौन से हैं? अगर हम टोटल देखें यहाँ पे 12.94 है, तो इसका 5% कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स इसका आ जाएगा 10% कितना आता है? 1.294 आ जाएगा। और इसका अगर 5% लेंगे तो 0.6 इसके करीब आ जाएगा, ये 6 समथिंग। तो इससे कम कितने वाले हैं? ये है 0.22, 0.35, 0.27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। बाकी सब इससे ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी 3। इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इंक्रीज्ड विद द हाईएस्ट रेट? किसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है? तो देखें यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे फर्स्ट में कितना है? 12.94 माइनस 11.06। तो ये डिफरेंस टोटल कितना आया है? डिफरेंस आया है ये 1.88 और 12.94 माइनस 13.06, ये डिफरेंस कितना है? 0.12। और नेक्स्ट डिफरेंस है 14.02 माइनस 13.06, ये डिफरेंस कितना है? 0.06 का डिफरेंस है। तो इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आ चुका है? इन दोनों का आया है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन 2008-2009। इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इंक्रीज्ड विद द हाईएस्ट रेट? क्या आ जाएगा? 8-9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिमेन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स ऑफ एक्सपेंडिचर? तो जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं हम उन सर्विसेज को देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेलफेयर, इंफॉर्मेशन और सोशल वेलफेयर। नॉर्थ ईस्ट वेलफेयर, इंफॉर्मेशन और सोशल वेलफेयर, इन सबको हम कंपेयर करेंगे। तो इसमें इन्होंने बोला कि स्टैग्नेंट मतलब वैसे का वैसा किसमें रहा है? यहाँ पे चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहा है। सोशल वेलफेयर में भी हो रहा है। तो चेंजेस कम किस में हो रहे हैं? इसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एक्सपेंडिचर शेयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रिमेनिंग 3 आइटम्स इन द गिवन ईयर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम इनमें देख लेंगे। इंफॉर्मेशन, वेलफेयर, लेबर और सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन। तो कौन से हैं? ये चारों।
इंफॉर्मेशन वेलफेयर, लेबर और सोशल वेलफेयर, इसमें देखना है कि किसी एक का इक्वल क्या है बाकी तीन के टोटल के इक्वल, ऑलमोस्ट टोटल के इक्वल है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे इन तीनों का टोटल करेंगे, इनका, इनका और इनका। सो ये टोटल कितना आ जाएगा? फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा? 0.85, सेकेंड केस में है 0.84, थर्ड केस में है 0.83 और फोर्थ केस में है 1.10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, ऑलमोस्ट इसके इक्वल ये आ रहा है। ये इन्होंने पूछा था कि किसी एक का इक्वल बाकी तीनों के टोटल के इक्वल आना चाहिए, ऑलमोस्ट, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following items of social services have registered the highest rate of increase in expenditure during 2007-8 to 10-11? So इसमें हमें क्या देखना है? हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इनके केसेस में। तो इसमें हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये आप नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2000, ये डिफरेंस कितना आ गया? 4.46 माइनस 4.02, और नेक्स्ट है 0.63 माइनस 0.36, देन 1.06 माइनस 0.82, और इसके बाद आ जाता है 14.02 माइनस 11.06। तो इसका डिफरेंस किसके साथ हमें कंपेयर करना है? 4.02 डिवाइड बाय 0.36 डिवाइड बाय 0.82 एंड देन डिवाइड बाय 11.06। तो एक्सपेंडिचर किस में परसेंटेज ज़्यादा आएगी? यहाँ पे आ गया 10.94, नेक्स्ट है 75%, और इसके बाद आ जाएगा 29.26% एंड देन 26.76%। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? हाईएस्ट किस में है? वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC। वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC के केस में क्या है? ज्यादा आ जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 0.36 से, ये बढ़कर कितना हो गया? 0.63। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following items have registered the highest rate of decline? पहले हमने इंक्रीज देखा था और अब हम देखेंगे डिक्लाइन, कम किस में हुआ है? लेबर, हेल्थ, सोशल वेलफेयर और एजुकेशन। तो ये भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। सो लेबर के केस में क्या था? स्टार्टिंग किस कहाँ से हुई थी? 0.27 थी, और इसके बाद क्या आ गया? 0.22, और फिर है ये 2.05 माइनस 1.90, देन 0.82 माइनस 0.79, और इसके बाद है 4.02 माइनस 3.96। तो कंपेयर किसके साथ कर लेंगे? 0.27, 2.05, 0.82 और 4.02। तो परसेंटेज कितना आ गया यहाँ पे? 18.51, यहाँ पे 7.31, 3.65, 1.49। तो सबसे ज्यादा कम किस में हुआ है? ऑप्शन ए में, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 0.27 से हुई थी, और खर्चा कम होते होते कितना रह गया? 0.22। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ALU stands for Arithmetic Logical Unit. इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a personal computer uses a number of chips mounted on a circuit board called as motherboard. Computer virus is a software. Which of the following is correct? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? इसको हम बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सी और डी को हम सॉल्व करके देखेंगे।
सो सबसे पहले हम सी को सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। यहाँ पर कितने हैं हमें डिजिट देखने हैं 1 2 3 4 5 में से 1 का डिफरेंस लेंगे और 2 की पावर कर देंगे प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये कितना आ जाएगा 16 0 4 2 2 की पावर 0, ये कितना होता है 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 23। तो ये नहीं आएगा, ये इसके इक्वल नहीं आएगा। सो नेक्स्ट हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा इसकी फॉर्म को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 0 2 की पावर 3, 0 2 की पावर 2, 0 2 की पावर 1 और 1 2 की पावर 0। तो ये है 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन डी। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word document in Office 2007 is .docx. Docs dash is a protocol used by email clients to download email to your computer. POP. Which of the following is a source of methane? मीथेन का मेन सोर्स क्या है वेटलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनामाटा डिसीज इन जापान वाज कॉज्ड ड्यू टू मर्करी। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन concentration of pollutants in living organisms. Nagoya Protocol is related to biodiversity. The second most important source after fossil fuel contributing to India's energy needs is, अब हमें इंडिया के एनर्जी नीड को कौन कंप्लीट करता है हाइड्रो पावर, और इसका परसेंटेज कितना है 17% है। और अगर हम देखें कि सोलर और विंड एनर्जी ये दोनों कितना करते हैं नियर अबाउट 1 to 2%, और न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है 3 to 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स एन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिक्टर स्केल इम्प्लाइज, इसका इम्प्लाई क्या होता है 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 10-fold इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन मेजर नहीं करता है सेक्स रेशियो। ये क्या है, ये तो रेशियो है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की। क्या इससे हमें डेवलपमेंट का पता चलता है, नहीं, उनकी डेवलपमेंट का पता चलता है लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आफ्टर USA. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि करेक्ट कौन कौन सी है। The President appoints a person who is qualified to be a judge of High Court to be the Attorney of General of India. नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। He has the right of audience in all the courts of the country. Correct. He has the right to take part in proceedings of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Correct. He has a fixed tenure. No. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नॉट करेक्ट में कौन सी आ जाएगी 1 and 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी डिजायर्स टू डिसकंटिन्यू व्हाइल इंटरेक्टिंग विद इंडियन डिग्निटरीज एज वेल एज इन ऑफिशियल नोटिंग्स। तो ये क्या है उन्होंने डिसकंटिन्यू किया कौन सी जब भी हम किसी से बात करते हैं
तो क्या क्या चीज हम यूज नहीं करेंगे, हिज एक्सेलेंसी और महामहिम। तो अभी जो यूज हो रहा है वो क्या है, ऑनरेबल और श्री श्रीमती, ये क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। तो इसमें कौन सी नहीं आएंगी, नहीं आएंगी ये 1 और 2। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर द कंडीशंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में क्या किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन बी अबॉलिश्ड, नो। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर द बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, यस। Salaries of the judges of High Court and Supreme Court can be reduced, right? Right to constitutional remedies can be suspended, no. तो इसमें हम क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 और 3। 2 और 3 क्या है, ऑप्शन डी। इमरजेंसी के केस में हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, एक तो बजट, जो स्टेट के एक्सपेंडिचर बजट है उस पर कंट्रोल करना, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को रिड्यूस करना। Next question, match list and list 1 and 2 and select the correct answer from the codes given below. Poverty reduction program, it is related to Manrega. Human development scheme, midday meal. Social assistance scheme, national old age pension. Minimum need scheme, इंदिरा आवास योजना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग द लर्नर शुड हैव, एबिलिटी भी होनी चाहिए, रिक्विजिट लेवल मोटिवेशन भी होना चाहिए, राइट। तो ये दोनों, अब हम ऑप्शन क्या लेंगे, डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी स्टूडेंट सेंट्रिक, नॉलेज टीचर तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम जनरली वैसे ही कुछ बता दें या फिर जो कुछ बुक में लिखा हुआ है हम उसे जस्ट रीड कर दें। तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी स्टूडेंट सेंट्रिक। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। इम्पार्ट इंफॉर्मेशन क्या है, हम जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स और सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, तो ये तीनों इसमें नहीं आएंगे। इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट आइडियाज। जब भी क्लास में कोई भी इंटरेक्शन होती है तो क्या उसमें आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नो। कंट्रोवर्सी भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्लासरूम में जब भी इंटरेक्शन होती है तो उससे आइडियाज जनरेट होने चाहिए। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड, नो। पनिशमेंट होनी चाहिए लेकिन कुछ कारणों पे। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नो। चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद रोड्स, नो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। The type of communication that a teacher has in the classroom is called as group communication. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। Which of the following is an indication of the quality of a research journal? क्वालिटी किससे पता चलती है, इम्पैक्ट फैक्टर से पता चलती है। गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स, रिसर्च कौन करते हैं, रिसर्च करते हैं पीएचडी होल्डर्स और जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं। तो गुड रिसर्च एथिक्स में क्या आ जाएगा, असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी और रिसर्च स्टूडेंट ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? आंसर आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो सबसे पहले है शर्मा, कोमा, V.2010, इसको हम कोमाज में लिखेंगे, और इसके बाद है बुक का नेम, डॉट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, डॉट देन है ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, और किससे रिलेटेड है, टाटा एमसी ग्रो हिल।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इसको हम करेक्ट सीक्वेंस में लिखेंगे। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर मेथड्स अप्लाई करेंगे। मेथड्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, डेटा एनालिसिस, और एट द एंड रिजल्ट एंड द डिस्कशन। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 और 4 लिख लो, तो ये ऐसे आ जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A hypothesis is made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigations. ये क्या है, करेक्ट है। A hypothesis is a basis for reasoning without any assumption of its truth. It's true. A hypothesis is a proposed explanation for a phenomenon. True. Next, a scientific hypothesis is a scientific theory. No, it is इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमें पैसेज दिया जाएगा। जब भी आपको नेट के एग्जाम में ये पैसेज दिया जाए तो आपको डायरेक्टली इसको रीड नहीं करना है, हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस रीड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम इसके स्टैंजा को रीड करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। द पॉपुलर व्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज डेवलपिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, द emergence ऑफ सच सिटीज connotes environmental। तो लोगों ने ये बताना स्टार्ट कर दिया कि अर्बनाइजेशन के हमारे पास जो हम बोलते हैं ना कि बेनिफिट्स कम है, तो कौन कौन से डीमेरिट्स क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जनरेशन ऑफ स्लम्स, स्क्वेटर, अर्बन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, लॉयनेस। मीन्स टोटली क्या है, लोगों का व्यू क्या है, इसमें नेगेटिव व्यू है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। The average annual increase in number of urbanities in developing countries from 1950 to 2000 AD was close to, तो क्या है 1950s में क्या है 300 मिलियन है और 2000 में क्या है 2 बिलियन है। तो 1 बिलियन में क्या होते हैं 1000 मिलियन होते हैं। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 बिलियन को 2000 मिलियन लिख लेंगे। तो डिफरेंस कितना आया है, ये 2000 माइनस 300, और हमें इसकी एवरेज लेनी है। तो ये 50 इयर्स है, 1950 माइनस 2000, तो 50 इयर्स में एवरेज कितनी आ जाएगी, ये 34 मिलियन। तो ये किसके क्लोज है, ये सबसे ज्यादा वॉज क्लोज टू 30 मिलियन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, The reality of urbanization is reflected in। तो किसमें रिफ्लेक्ट होती है इसकी रियलिटी, The wonder is how well the world has coped and not how badly। तो किस तरह से उसके साथ वो सिचुएशन को मैनेज करते हैं, ये आ जाएगा how well the situation has been managed। Which one of the following is not considered as an indicator of urban quality of life? तो ये एक बेसिक सा आंसर है, एक्सेस टू सोशल एमेनिटीज ये भी कंसीडर करता है, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विस ये भी उसको कंसीडर करेगा, लेकिन टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन ये नहीं कंसीडर करेगा अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ को। द ऑथर इन दिस पैसेज हैज ट्राइड टू फोकस ऑन एनालिटिकल रीजनिंग। हम क्या है एनालाइज कर रहे हैं अर्बनाइजेशन का, कि उसके ऊपर क्या हमारा इफेक्ट हो रहा है। और जैसे इन्होंने बताया 1950 से 2000 में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, क्या क्या उसका इफेक्ट हुआ, और डिफरेंट कंट्रीज में उसका क्या क्या सिचुएशन है। ये जब आप पैसेज रीड करोगे उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है एनालिटिकल रीजनिंग। Next question, in the above passage the author intends to state the limits of growth। तो ऑथर ने इस स्टैंजा में क्या बताया है कि लिमिटेशन क्या है, नॉट ओनली द बेनिफिट्स,
उसके डीमेरिट्स भी इन्होंने बताए हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, डिफरेंट लोग क्या क्या सोच रहे हैं। तो इसमें क्या है, ग्रोथ की लिमिटेशन बताई हुई है। सो यहीं पे हमारे 60 क्वेश्चंस इस पेपर के कंप्लीट होते हैं। सो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको ये डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज भी हम एमसीक्यूज करेंगे जैसे ही ये पास्ट ईयर के पेपर्स खत्म होते हैं। सो थैंक यू।